दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो तीसरे का हम करने वाले हैं अथवा वाला हिस्सा। देखिए इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना रहता है, तो दोनों ही बताना था, हमें बताते हैं ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न में हमको कहा गया है कि 4 ओम के प्रतिरोधक के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो भैया बात ये है कि अगर हम 3 का नंबर प्रश्न हम इसे कह करके लिखेंगे तो हमारे पास ये प्रतिरोधक जो है हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर अपना है 4 ओम, ये हो गया। दूसरा प्रति सेकंड यहाँ पे जो समय दिया गया है t की बात कर लेते हैं तो वो है प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर ऊष्मा की बात करें, W की बात करें, ठीक है, ऊष्मा W की बात करें तो वो 100 जूल है। तो अब इन सारी चीज़ों के साथ में हम यहाँ पे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V की बात करेंगे कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर VIT होता है, VIT होता है। तो एक चीज़ होता है कि V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R। तो यहाँ पे अगर आप V/R देखिए, फार्मूला बनाने का तरीका आपको बताते हैं। तो W बराबर VIT होता है, तो I की जगह पे V/R रखेंगे तो V और V T/R मिल करके आपका V² T/R हो जाएगा W बराबर। तो इतना सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से जब V की वैल्यू निकालोगे तो W बराबर V² T/R हो गया। और अगर यहाँ पे V² बराबर निकालोगे तो W × R हो जाएगा बटे T हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि V बराबर √WR बटे T हो जाएगा, ऐसा फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये वाला हिस्सा नहीं लिखना है, ये आपके रफ वाला काम हो गया। ये हिस्सा भी नहीं लिखना है, ये भी आपका रफ का काम हो गया। आपको ये लिखना है चूँकि W बराबर V² बटे T/R होता है, इसलिए V बराबर हो जाएगा √WR बटे T। बाकी सारे जो यहाँ पे हमने गोजा मोची की है वो आपको फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो बताने के लिए किया है। आगे बढ़ाएंगे। W का मान जो है वो 100 जूल है, रख देते हैं। R का मान है 4 ओम, T का मान 1 सेकंड था, तो ये 400 अकेले हो जाता है, बट 1 से कोई मतलब नहीं। 400 का वर्गमूल कितना 20 होता है। तो ये V निकाल रहे थे तो वोल्ट मिल जाएगा, V बराबर 20 वोल्ट अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न को तो ऐसे ही करना है। अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें जाए तो तीसरे का खा वाला, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं भैया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रथम नियम, तो आपतित किरण, देखो भैया ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, और ये अभिलंब, और ये परावर्तक पृष्ठ है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम आपको याद होगा, और इसका साफ साफ शब्दों में यही लिखना है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरे का नियम। तो साफ साफ शब्दों में बस यही लिखना है। मैं आपको यहाँ पे लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी ये पूरी किताब में दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा लिखिएगा। तो ये हो गया भैया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, खींचा गया, जो भी कह सकते हैं। लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R, ये परावर्तन का नियम हो गया। तो ये आपको इसे लिखना है। इसको लिख लेने के बाद इसमें देखेंगे प्रश्न में कुछ और भी कहा गया है
कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण का आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो करना भी बहुत आसान से है। देखिए, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी u की जो वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर आपकी हो गई है। यदि दर्पण का आभासी प्रतिबिंब, देखो भैया आभासी प्रतिबिंब है, मैं बताता हूँ 20 सेंटीमीटर, पहले इसको लिख लेते हैं। अब ये बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। अब ये अवतल दर्पण है, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसके सामने अगर वस्तु आप यहाँ पे फोकस पे रखी है, फोकस है, फोकस से सामने अगर ये वस्तु रखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अगर वस्तु इधर की ओर रखोगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो वो माइनस में होगा और आभासी प्रतिबिंब इधर की ओर आपका प्लस में बनेगा। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब है, यहाँ पे आभासी शब्द का प्रयोग करने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे प्लस चिन्ह प्रयोग कर पाएँ, अन्यथा आप तो हमेशा मतलब गलत ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं मतलब होने नहीं वाली है। अब यहाँ पे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो होता है रख देते हैं। v का मान 20 दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे u का मान -10 दिखाई दे रहा है। एलसीएम से पहले हमको थोड़ा सा करना चाहिए था, अब नहीं किया तो उसको सुधारना है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20 ही रखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 20 हो जाएगा, 20 एकन्नम 20, तो ऊपर 1 -10 एकन्नम 10, नहीं 10 दूनी ये 20, तो ऊपर 2, 1 में से 2 गया कितना मिल जाएगा, -1/20 हो जाएगा, जो कि 1/f बराबर हो रहा था इतनी देर से, और f बराबर हो जाएगा, ये माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब चूँकि ये अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में मिलना तय ही था। अब वक्रता त्रिज्या वो पूछ रहा है, r बराबर होता है 2f, तो 2 गुणते -20 हो जाएगा, तो -40 मिल जाएगा सेंटीमीटर, कहते हैं ना वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर मिल गई है। तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से करना है, ठीक है। और थोड़ी डिटेल्स लिख सकते हो भैया, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो कि वस्तु की दर्पण से दूरी है और प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये चीज़ ली है दर्पण सूत्र से, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते हुए आप जा सकते हो, जो आपके उत्तर को एकदम बेहतरीन बना देंगे। अब इसके अथवा वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया चित्र समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण का कोण चित्र में दिखाइए। अब यार इसमें क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आप यहाँ पे देखो, प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे निकलेगी। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, मतलब निर्गत किरण है। आपतित किरण ऐसे जाना चाहते हैं, निर्गत किरण मतलब कुछ ऐसे जाना चाहते हैं, इन दोनों को ऐसे कहीं मिलाया जाएगा तो इनके बीच का ये विचलन कोण बन जाता है। तो ये सिचुएशन होती है पूरी। अब ये सारी सिचुएशन जो होती है वो कैसे लिखना है वो देखेंगे। यहाँ पे हम पुस्तक में आपको सीधे सीधे बता देते हैं। तो आपको प्रिज्म बना लेना, एक समबाहु त्रिभुज होता है, ये आपतित किरण हो गई, ठीक, और ये इसका अभिलंब हो गया, ये इस तल से 90 अंश के कोण पे होगा, यहाँ पे बीच में 90 अंश का कोण ऐसा बना है। अब यहाँ पे कांच के डेंसिटी की वजह से, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि सघन होने की वजह से अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जो ये I है, अब ये R है, ऐसा सीधा जाएगा। जाने के बाद इस वाले तल से ये देखिए अभिलंब बन रहा है, ये आपतन कोण बहुत छोटा सा बन रहा है, तो इधर की ओर आपतन कोण अपवर्तन कोण बड़ा सा बन जाएगा, और प्रकाश की किरण कुछ इस दिशा में इसे निकल जाएगी। I इस दिशा में निकली, इस दिशा में, ये आने वाली दिशा, ये निकलने वाली दिशा, दोनों के बीच में यहाँ पे विचलन कोण हो जाएगा। अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे I R R डैश I डैश, ये कुल मिला के इतनी पूरी सिचुएशन बन गई। ये ABC आपका प्रिज्म हो गया, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं रेखाएं।
डी हो गई, NEMF ऐसा लिखा गया है, PQRS ये जो है रेखा का जो रास्ता, किरण का रास्ता है, ये दिखाया गया है। अब इसमें आपको डिटेल्स लिखनी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल चित्र बना देंगे काम चल जाएगा। यहाँ पे कहेंगे माना चित्र में ABC कांच का एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद मतलब एक तरह से कटा हुआ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। कोण BAC प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, तो BAC यानी कोण A जो दिखाई दे रहा है ये अपवर्तक कोण है। माना कि वायु से प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। पृष्ठ AB के बिंदु Q पर अभिलंब NQE तथा अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R का अभिलंब MRF है। तो यहाँ पे NQE जो है अभिलंब हो गया, MRF AC का अभिलंब है। और उसके बाद क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण PQ, ये जो PQ अभी आई है, अपवर्तन के पश्चात ये क्या है, पृष्ठ AB पर अभिलंब, AB पर जो अभिलंब NQE है इसकी ओर झुकती है और QR दिशा में अपवर्तित होती है। QR दिशा में ये आगे बढ़ती है, अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है अभिलंब की ओर झुक करके, ठीक है, आगे अपवर्तित होती है तथा अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब MRF के से दूर हटती हुई, देखिए ये जो अपवर्तित किरण है QR, ये MRF, ठीक है, AC के अभिलंब MRF से अपवर्तित होकर दूर हटती हुई, ठीक है, MRF से ये दूर, MRF के नज़दीक जाने की वजह से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। अब प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरण को RS दिशा में विचलित कर देता है, अतः ठीक है, ये विचलित कर देता है। इस प्रकार प्रिज्म प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देता है। यदि आपतित किरण PQ को आगे और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाया जाए, यानी कि PQ को आगे की ओर बढ़ा दिया गया, इस RS को पीछे की ओर बढ़ा दिया गया, तो वे D बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पे D वाले बिंदु पर ये दोनों मिल रही हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण है वो विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे विचलन कोण ये कहलाता है। ओके, तो ये बात रहेगी। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब बता दिया। आपतन कोण और विचलन कोण का चित्र में दिखाइए तो दिखाई दे ही रहे थे, उसमें कुछ अलग से शो नहीं करना है। आपतन कोण और विचलन कोण तो दिखाई दे ही रहा था। अब अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, जो कि है चौथा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र नामांकित आरेख, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न रहता है। विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित हमेशा देते हैं, दोनों की लगभग क्रिया प्रणाली समान रहती है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, वो आपको देख लेना होता है। तो यहाँ पे पुस्तक में दिखाई दे रहा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये काम हो गया। फिर प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यह आपका सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत के बाद आपको संरचना भी लिख देनी है। संरचना में आपको कह देना है कि विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्ति वलय और चौथा है बुश या ब्रुश जो भी कहा जाए, ये होता है। अच्छा, इनमें आपको संरचना, इस प्रश्न में संरचना के बारे में नहीं कहा गया है कि आप उसे बताएं, तो संरचना में बस इनकी हेडिंग है, मतलब ये भाग होते हैं, ऐसा लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद चित्र बना देना है। चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पे एक चुंबक है, बहुत सिंपल सी आकृति बनी है इस चुंबक की, तो इसमें कोई विशेष डिज़ाइन नहीं है। ये 2 चुंबक है, आपको ये बना देना है।
और कुंडली के नाम पर आपको ABCD एक आयत बना देना, वो भी तिरछा सी आकृति में दिखाई देने वाला ABCD आयत बना देना है। इसको पूरा मिलाना नहीं है, ये वाला हिस्सा आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे ABCD लिख देना है। ये तीर जो है, तीर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आयताकार कुंडली आप ऐसा कह सकते हैं बगल में, अस्थायी चुंबक ये कह सकते हैं, ABCD लिखना ज़रूरी है, ये वाला तीर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, धुरा हो जाएगा, जिसके ऊपर सब कुछ नाचता है। और यहाँ पे बेयरिंग वोरिंग लग जाती है, बैरिंग लग जाती है। खैर वहाँ पे देखेंगे विभक्ति वलय, यानी यहाँ पे देखो वलय माने छल्ला होता है, छल्ला, और वो भी विभक्ति। विभक्ति का मतलब हो गया एक छल्ला है जो बीच से काट दिया गया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ चिपका दी गई जिसकी वजह से छल्ला पूरा तो बन गया पर करंट पूरा फ्लो नहीं कर पाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ। यही है विभक्ति वलय। और विभक्ति वलय के साथ में आकर जुड़ जाते हैं ये दोनों तार, ठीक है, और उनसे चिपका रहता है। यहाँ पे देखिए ये बुश, ये ब्रुश होता है, ब्रुश यानी कि ब्रश होता है, जो बुश होता है वो क्या है, बैटरी से जोड़ा है, कुंजी से जोड़ा गया है और ये ले जा कर के एक बुश में, ये दूसरा का वाला हिस्सा दूसरे बुश में जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने से होता क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसकी वजह से घूमने लगता है और ये बुश लगातार अपनी दिशा, बुश की वजह से, बुश और ये विभक्ति वलय की वजह से लगातार इनकी दिशा बदलती रहती है। तो ये क्रिया विधि में लिखने वाला हिस्सा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिया विधि की ओर। तो क्रिया की विधि में आपको यही लिखना है, माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो बुश X से होकर कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित हो जाती है तथा बुश Y से होती हुई वापस आ जाती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये क्षैतिज अवस्था में जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा X वाले से घुसती है, क्योंकि इधर की ओर प्लस बना हुआ है, इधर के वाले से घुसती है और Y वाले से निकल आती है। ये काम हो जाता है। अब दूसरी जो बात है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC और AD पर कोई बलयुग कार्यरत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। कि इस चित्र में आप देखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है, जिधर की ओर हमारा हाथ घूम रहा है। इसी के समांतर है BC और AD, तो इसमें कोई भी बल उत्पन्न नहीं होता, सारा बल उत्पन्न होता है AB और CD में। वो भी किस प्रकार का आगे देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है भैया कि दोनों भुजाएं समांतर होने पर, क्योंकि दोनों भुजाएं समांतर होती है, भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर समान मात्रा में ऊपर की ओर बल कार्य करता है। इस प्रकार कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है तथा यह कुंडली को वामावर्त दिखाने का घूर्णन करता है। अर्थात यहाँ पे बात ये होती है कि अगर धारा इधर से जा रहे हैं तो कुंडली ये वाला हिस्सा नीचे की ओर जाना चाहेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर आना चाहेगा, ये ऐसे ही करेंगे। और तीसरा वाला जो पद आपको लिखना होगा, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है तो ब्रुशों का विभक्ति वलयों से संबंध विच्छेद हो जाता है तथा धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण कुंडली स्थिर नहीं हो पाती है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि AB नीचे पहुंच गया, एकदम ऐसे था और ऐसे हो गया, ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया, AB नीचे हो गया, लेकिन इसमें विभक्ति वलय की वजह से जब ये हिस्सा इसके सामने पहुंचेगा तो यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है जिसकी वजह से करंट पास नहीं होगा। इसमें इसी प्रकार से नीचे वाले हिस्से में भी है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये इतना दूर चल चुका है तो यहाँ पे जड़त्व के कारण जो वस्तु गति अवस्था में है वो थोड़ा सा आगे खसक ही जाएगी, अचानक से रुक नहीं जाएगी। तो जड़त्व के कारण आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर वही है कि ये जो अभी तक इस प्लास्टिक वाले सिरे की वजह से ब्रुश उस पर करंट नहीं भेज पा रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भेजना शुरू कर दिया जाएगा और उस प्रकार से फिर से बल लगने लगेगा। तब CD यहाँ पहुँच चुका होगा, AB यहाँ पहुँच चुका होगा, तो धारा अब CD के थ्रू, यहाँ पे CD होगा तो CD के थ्रू पास करेगी और गोल गोल घूम करके BA के थ्रू, यानी कि DC, यहाँ पे D होगा, DC के थ्रू पास करेगी और BA के थ्रू बाहर निकल आएगी। तो इस वजह से फिर से CD पे, जब यहाँ CD होगा उस पर नीचे की ओर बल लगेगा और यहाँ पे AB होगा उसके ऊपर की ओर बल लगेगा। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। फिलहाल हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि लिखने वाला ही चीज़ सब कुछ होता है भैया। तो यहाँ पे विच्छेद हो जाता है, धारा प्रवाहित हो जड़त्व के कारण कुंडली स्थिर नहीं होती है। चौथा और अंतिम लाइन जो है लिखने के लिए, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है तो विभक्ति वलय स्वतः ही अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं।
तथा विपरीत वृषों के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है। अतः दाएं हाथ की ओर बल सदैव ऊपर की ओर तथा बाएं हाथ की ओर बल सदैव नीचे की ओर रहता है। इस प्रकार कुंडली स्वतः ही वामावर्त दिशा में घूमती रहती है। तो ये तो संरचना हो गई भैया। तो कुल मिला के बाद मैंने यही बताया था कि ये वाला हिस्सा जब यहाँ पे पहुँचेगा गोल गोल घूम करके ये ऊपर गया नीचे गया, तो यहाँ पे इस पे नीचे की ओर बल लगने लगेगा और ये भी जो यहाँ पे होगा उसके ऊपर की ओर बल लगने लगेगा। ये सारा काम होता है स्प्लिट वृषों की स्प्लिट और विभक्ति वलय स्प्लिट रिंग और वृषों की वजह से, क्योंकि ये जब आगे बढ़ गया है तो भैया इसमें करंट देने के बजाय उसमें करंट देने लगते हैं। तो यही कुल मिला के आपकी विद्युत मोटर की संरचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ऐसे ही रट लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। अब चौथे का अथवा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इन दोनों में इसको एक करना होता है। इसमें कहा गया है कि विद्युत पर चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। तो बहुत ही रोचक प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और अब इस प्रश्न का जो अगला वाला हिस्सा है, इसमें कहा गया है दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे भी बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे। वैसे इसका प्रश्न का उत्तर बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से नहीं मिल पाया, जितना भी मिल पाया उतना मैं बताने का प्रयास आपको करता हूँ। तो पहले तो दो कुंडलियाँ बना लेते हैं। देखिए भैया, एक कुंडली ये ऐसे इस प्रकार से हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक कुंडली है जिसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी या फिर कोई भी एक बैटरी, और साथ में ही कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं, कुंजी हो गई, यहाँ पे बैटरी हो गई है। अब ये कुंडली एक हो गई, ठीक है, कुंडली एक। तो उसके बगल में एक कुंडली दो बना दिया जाता है और ये हो गया। और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, तो जब यहाँ पे कुंडली दो लिख देते हैं, कुंडली दो, तो होता यह है कि जब हम कुंडली एक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक, तब होता यह है कि कुंडली एक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और वही बल रेखाएं कुंडली एक को प्रभावित करती हैं और जिसकी वजह से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रभावित करती हैं, जिसके कारण कुंडली दो में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो हमें गैल्वेनोमीटर में दिखाई देती हैं, मेरे ख्याल से इतना लिख देना पर्याप्त होगा। और एक कुंडली ऐसे साथ में बना देनी होगी, गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बड़ा बना देना, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता रहे। तो इसी के साथ ये बात यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे साथ इतने दूर तक साथ में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।